A very good afternoon to all students. We continue our chapter 1 from history, and chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. Now we are going to start the topic the making of Germany and Italy. But today we will discuss only the making of Germany. There is a question asked, okay, and question is, can the army be the architect of a nation? क्या आर्मी जो है एक नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है? एंड वी नो, लेट वी सी हाउ द आर्मी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी. कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन जो है, जो मेकिंग ऑफ जर्मनी है, जर्मनी का बनना जो है वो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ आर्मी. We can say that because of Persian army. The Persian army play a very important role in the making of Germany, or we can say that in the unification of Germany. Let we know ki how. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. कि आफ्टर 1848 के बाद का जो टाइम पीरियड जो था उसमें नेशनलिज्म जो था यूरोप में वो दूर होने लगा. किससे? डेमोक्रेसी से और रेवोल्यूशन से. इट मीन्स अब जो नेशनलिज्म इन यूरोप में था, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो था, जो नेशनल जो फीलिंग्स जो थी लोगों के मन में, और वो दूर होती जा रही थी. किससे? तो डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन. कि रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी से नेशनलिज्म जो था वो दूर होता जा रहा था यूरोप में. अब दूर जब होता जा रहा था नेशनलिज्म डेमोक्रेसी से, रेवोल्यूशन से, इट मीन्स वी कैन कंसीडर द कि जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया जो था, जो स्प्रेड किया जा रहा था लिबरल्स के द्वारा, तो इट मीन्स लिबरल से दूर होता जा रहा था. क्या? नेशनलिज्म. कि अब तक नेशनलिज्म जो था उसको प्रमोट जो कर रहा था वो लिबरल्स कर रहे थे, लेकिन अब जो था, अब इसी नेशनलिज्म को कौन प्रमोट करेगा? कंजर्वेटिव्स. अब कंजर्वेटिव्स जो हैं अब नेशनलिज्म को एक न्यू वे देंगे, एक नया रास्ता दिखाएंगे. अब देखो, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स. कि अब जो नेशनल जो सेंटिमेंट्स थे, यानी कि लोगों में नेशनलिज्म को जो प्रमोट जो कर रहा था, यानी कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो थी लोगों में, अब उसको मोबिलाइज, यानी कि अब उसको जो एक डायनेमिक, एक गति जो दे रहा था वो कंजर्वेटिव्स दे रहे थे. और किस फॉर्म में? प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. और अब वो नेशनलिज्म को किसके साथ जुड़ रहे थे? स्टेट पावर के साथ. प्रमोटिंग, यानी कि वो स्टेट पावर को बढ़ाना चाहते थे. एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन, और वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे, पूरे यूरोप के ऊपर अपनी डोमिनेशन जो था वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे. तो अब नेशनल जो सेंटिमेंट्स जो थी, नेशनल भावनाओं को जोड़ दिया गया कि एक स्टेट को पावरफुल बनाने में, एक स्टेट को पॉलिटिकल डोमिनेट करने में यूरोप के ऊपर, क्योंकि हम यूरोप की ही बात कर रहे हैं. तो इट मीन्स अब जो कंजर्वेटिव जो थे, अब वो नेशनलिस्ट जो थे, जिन लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, सेंटिमेंट्स जो थी, उनको ये बता रहे थे कि स्टेट का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो कोई भी जो पावर जो है यूरोप से, कोई भी पावर जो है, कोई भी जो एम्पायर जो है, कोई भी स्टेट जो है, वो आपको सब्जेक्टेड कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा, अपना गुलाम बना लेगा. तो इस वजह से कि हमें पावरफुल बनना है और डोमिनेंट करना है, डोमिनेशन एस्टेब्लिश करनी है ओवर द यूरोप के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है. तो इट मीन्स डैट कि अब नेशनल सेंटिमेंट जो थी, अब वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रही थी. नेशनलिज्म या नेशनल सेंटिमेंट्स, अब नेशनल सेंटिमेंट्स किसके साथ जुड़ गई?
स्टेट पावर के साथ, अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन के साथ। अब जो नेशनलिज्म था वो किसके साथ नहीं गया, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ नहीं गया। ओके, लेट वी नो हाउ, कि अब हमने एक अब तक ये पढ़ा कि लिबरल्स डेमोक्रेसी चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे, और रेवोल्यूशन इसलिए कर रहे थे ताकि डेमोक्रेसी आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए। लेकिन अब जो थे वो कंजर्वेटिव भी समझ गए थे, कि उनको मन में ये उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि जो ओल्डर जो सिस्टम है, ठीक है, जो ओल्डर जो ऑर्डर जो है उसको रिस्टोर यदि किया गया तो कंजर्वेटिव्स जो हैं उनकी जो ओरिजिन जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, कि वो ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने जो है अब जो था किस पे फोकस करना शुरू कर दिया, नेशनल सेंटीमेंट्स को जोड़ दिया, किसके साथ, स्टेट पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ, और दूसरा अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और यूरोप में जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। ओके, ये मतलब मैं आगे की बात बताई जा रही है, अभी जर्मनी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सोच है किनकी, कंजर्वेटिव्स की, आफ्टर 1848 के बाद, कि अब वो ये मान गए थे कि डेमोक्रेसी ज़रूरी है, अब वो समझ गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर वो एग्री कर गए थे। हमने पढ़ा था ना कि वो अभी क्या करना शुरू कर, उन कंसेशन, गारंटिंग कंसेशंस की कंसेशन देनी शुरू कर दी थी धीरे धीरे। ओके, अब देखते हैं कि हाउ, कैसे, कि जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने किस तरीके से जो है नेशनल सेंटीमेंट्स को जोड़ दिया स्टेट पावर को पावरफुल बनाने के साथ और पॉलिटिकल डोमिनेशन के साथ। लेट वी नो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। कि इस चीज़ को यदि समझना है कि किस तरीके से जो कंजर्वेटिव्स जो हैं उन्होंने आगे बढ़ाया नेशनल सेंटीमेंट्स को और जोड़ दिया स्टेट पावर के साथ और पॉलिटिकल डोमिनेशन के साथ, तो यदि इसको अच्छे से समझना है तो हमें किसको समझना पड़ेगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली को, कि कैसे वो यूनिफाइड हुए एज ए नेशन स्टेट्स के रूप में। ओके, तो एज यू हैव सीन nationalist feelings were widespread among middle class German, and who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by a elected parliament। कि जर्मनी और इटली जो थे वहाँ जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो वाइड स्प्रेड, बहुत वाइड स्प्रेड मतलब बहुत दूर तक फैली थी मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच, बहुत वाइडली, कि हर मिडिल क्लास जर्मन के अंदर जो था नेशनलिस्ट फीलिंग थी। और इन मिडिल क्लास जर्मन्स ने ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन, जो आपको याद होगा एक 39 का जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने। ओके, और जब नेपोलियन हारा तो उसके बाद भी जो था इस 39 जर्मन जो कन्फेडरेशन जो था, यानी कि 39 जो अलग अलग रीजन्स जो थे जर्मन कन्फेडरेशन के, इनको एज इट इज़ रखा गया था। ओके, तो इन 39 जर्मन कन्फेडरेशन जो था, जो रीजन्स जो थे, इनको नेशन स्टेट के रूप में बनाने की कोशिश की गई थी, यानी कि इन 30 नेशन को यूनिफाइड करके एक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की गई थी, एक नेशन बनाने की कोशिश की गई थी मिडिल क्लास के द्वारा, मिडिल क्लास जर्मन्स के द्वारा, बाय द मिडिल क्लास जर्मन्स। ओके, एंड दिस, उन्होंने सोच थी, उनकी सोच थी कि दिस यूनिफाइड नेशन स्टेट गवर्नड बाई मतलब रूल्ड बाई इलेक्टेड पार्लियामेंट, और इस जर्मन स्टेट को जो नेशन जो स्टेट जो है इसको रूल्ड कौन करेगा, शासन कौन करेगा, एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि वहाँ एक पार्लियामेंट होगी वो इसको रूल करेगी, गवर्न करेगी। ओके, हिज लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of monarchy and the military, but this initiative of liberals to nation building was repressed मतलब इस कोशिश को, इस इनिशिएटिव को जो है क्या कर दिया गया,
रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। किसने? कंबाइंड फोर्सेस। और कंबाइंड फोर्सेस कौन कौन सी थी? मोनार्की एंड द मिलिट्री। मिलिट्री ने, सेना ने, और एम्पायर ने जो है, उन दोनों ने मिल करके इस इनिशिएटिव को, इस पहल को, पहल क्या थी कि उन रीजन्स को जो जर्मन कन्फेडरेशन में आते थे उनको मिला करके नेशन स्टेट बना दिया जाए, ऐसी सोच को उन्होंने दबा दिया। और इन मिडिल क्लास जर्मन्स को सपोर्टेड भी किया गया। सपोर्ट भी मिला किसका? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया। पर्शिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनका सपोर्ट भी मिला इन जर्मन मिडिल क्लास को। बट दे फेल्ड, लेकिन वो फेल्ड हुए। वो उनका जो इनिशिएटिव जो था, उनका जो जो कोशिश कर रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ओके, आफ्टर दैट पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप of the movement for national unification. After that, after defeating of the middle class, the responsibility took on, Persia took on the leadership of the unification of Germany. उसके बाद जो है पर्शिया की यूनिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, जो लीडरशिप जो है, वो किसने ली? पर्शिया ने ली। एंड its chief minister name was Otto von Bismarck, was the architect of this process. This process means unification of Germany. The important role played by Otto von Bismarck in this process या in this unification. And Otto von Bismarck जो था उसने हेल्प ली पर्शियन आर्मी एंड पर्शियन ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी, इनकी जो इंटेलिजेंट और हाईली रैंक्ड ऑफिसर्स जो थे और आर्मी जो थी पर्शियन, उसकी हेल्प ली। एंड फोर्ट 3 wars ओवर 7 years, और 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। बिकॉज these 3 countries, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, रूल्ड ओवर जर्मनी या रूल्ड ओवर जर्मन कॉन्फेडरेशंस, 29 जर्मन कन्फेडरेशंस। जो जर्मन जो कन्फेडरेशन जो थी, जो 29 रीजन जो थे जर्मन कन्फेडरेशन के, उनको रूल ये तीनों देश कर रहे थे या एम्पायर कह सकते हैं, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। जब पर्शिया ने 7 years में 7 लड़ाइयाँ लड़ी और जो वॉर जो एंडेड हुई पर्शियन विक्ट्री के साथ, पर्शिया जीत गया। एंड आफ्टर द डिफीटेड ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, वी कैन से दैट द आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पर्शिया completed the process of Germany unification of Germany। तो यूनिफिकेशन जर्मनी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया जैसे ही पर्शिया जीता। आफ्टर दैट in January 1871 the Persia king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्साइलेस। वर्साइलेस एक सिटी है, एक प्लेस है, कहाँ? जर्मनी में। वहाँ पे जो है पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को जो है प्रोक्लेम्ड घोषणा की गई कि जर्मन एम्परर जो है वो कौन है? विलियम फर्स्ट है, जो कि कहाँ का किंग था? पर्शियन का किंग था। ये सेरेमनी जो थी, ये आयोजन जो था, कहाँ किया गया था? वर्साइलेस में। ओके, नेक्स्ट इन ऑन बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871। बिटरली मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी मॉर्निंग में 18 जनवरी 1871 में। एन असेंबली कंप्राइजिंग, एक असेंबली जो है वो कंप्राइजिंग हुई, यानी कि एक असेंबली में जो है उसमें लोग इकट्ठे हुए। कौन कौन थे वो? प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी। प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव थे आर्मी के। एंड पर्शियन मिनिस्टर्स भी थे, और उन मिनिस्टर्स में कौन भी था? चीफ मिनिस्टर ओटो von बिस्मार्क भी था। ये सभी एक इकट्ठे हुए, कंप्राइजिंग मतलब इकट्ठा होना। और कहाँ इकट्ठे हुए? अनहीटेड मतलब बहुत ठंडा, बहुत ठंड जिसमें थी उस हॉल में ऑफ मिरर्स, जिसको कहते हैं शीश महल था। और वो कहाँ था? द पैलेस ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस का जो महल जो था उसमें एक हॉल ऑफ मिरर्स था, शीश महल था, उसमें सभी इकट्ठे हुए। एंड प्रोक्लेम, और घोषणा की गई
द न्यू जर्मन एम्पायर की, एक नए जर्मन साम्राज्य की। एंड दिस न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया, और इसका हेड किसको बनाया गया? विलियम फर्स्ट को, पर्शिया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, कि नेशन जो प्रोसेस बिल्डिंग जो है जर्मनी की, कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, कि जर्मनी में जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस जो हुई वो डेमोन्स्ट्रेटेड, वो दिखा रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, की पर्शिया जो स्टेट जो था उसकी पावर को वो जो है दिखा रही है, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द न्यू स्टेट प्लेस्ड इज स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, जो न्यू स्टेट जो जर्मन स्टेट बना उसमें ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज, जो ज़्यादा एम्फोसाइज जो किया गया, ज़्यादा ध्यान जो दिया गया, किस पे दिया गया? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज करने में। बैंकिंग सिस्टम पर, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, और लीगल और जुडिशियल जो सिस्टम था उसको और ज़्यादा रैशनल बनाया जाए, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, कि पर्शियन मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस, जो पर्शिया की जो मेजर्स जो थे, प्रैक्टिस जो थी, ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, वो जर्मन पूरी जो रेस्ट ऑफ जर्मनी जो थी उसके लिए क्या था? एक मॉडल था। क्या? पर्शियन मेजर्स, पर्शियन ने जो मेजर्स अडोप्ट किए, जो प्रैक्टिसेस उसने अडोप्ट की, वो पूरे जर्मनी के लिए क्या बना? मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी, जो बाकी और जर्मनी जो था उसके लिए क्या बना? एक मॉडल बना। ओके, थैंक यू बेटा।